Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Steward. My name is Subham Patel and today we are going to start third lecture of chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. So students, इसके सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में स्टडी किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था और लास्ट में हमने एक डेरिवेशन किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन को हम लोग ने फाइंड किया था डेरिवेशन की हेल्प से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर और इस चैप्टर का जो थर्ड लेक्चर होगा वो डेरिवेशन से फुल होगा और इस लेक्चर में हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसका नेम है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले दो चार्जेस के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, उसके बाद थ्री चार्जेस के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, उसके बाद एन पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का अगला डेरिवेशन होगा, नेक्स्ट डेरिवेशन होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल प्लेस्ड है, डाइपोल रखा हुआ है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे डेरिवेशंस की हेल्प से। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये हम लोग के पास चार्ज है प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया, कोई अदर चार्ज आया, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों सेम चार्ज हुए, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया वो इसकी सेम पोलरिटी का हुआ, सेम नेचर का हुआ, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो सपोज कीजिए कि इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो कि पॉजिटिव पोलरिटी का है, मीन्स कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्रेजेंट है इन्फिनिटी पे। अब इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के पास एक कोई पॉइंट है ए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए। अब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाना होगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, ये इसके ऊपर, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, मीन्स की रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसको इस साइड में पुश करेगा। अगर हमें इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट पे लाना है तो ये अपने आप आएगा नहीं, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट करते हुए इस इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस ए पॉइंट पे लाएंगे और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक साथ होगा तो हमने वर्क डन किया। मीन्स इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाने में हमने वर्क डन किया और ये वर्क डन जो है इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। मीन्स कि U इज इक्वल W। जो वर्क डन हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाने में किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल W। हमने U इज इक्वल W को लिख दिया। अब हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कि था V इज इक्वल W अपन क्यू नॉट, V इज इक्वल W अपन क्यू नॉट। अब अगर हम यहाँ पे W को निकालना चाहे, मीन्स वर्क डन निकालना चाहे, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट इंटू बी, मीन्स की टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये हम लोगों ने एक निकाल लिया वर्क डन का फार्मूला। अब U इज इक्वल W है, मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल वर्क डन है, तो हमें यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो U इज इक्वल क्यू नॉट इंटू बी हो सकता है कि ना? यस, हो सकता है। तो ये दोनों जो हम लोग ने रिलेशन निकाला इसको हम लोग को माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करने वाला है हर डेरिवेशन में, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे, तो इसको अपने माइंड में रख रहिएगा। तो चलिए हम लोग इसका पहला डेरिवेशन करते हैं इस लेक्चर का, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। किसी 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा जो पहला डेरिवेशन है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। किसी 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग के पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2।
ये हम लोग के पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और Q2। Q1 जो है A पॉइंट पे प्लेस्ड है और Q2 जो है वो B पॉइंट पे प्लेस्ड है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r12 वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r12 वेक्टर। अब हमें क्या बोला है कि इस दोनों पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो हमने अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें इस Q1 चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो मीन्स कि हमें इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। फिर इस Q2 को इन्फिनिटी से इस B पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अगर उन दोनों को ऐड कर दें तो इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स कि दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस Q1 का। सपोज कीजिए कि ये कोई इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को हम लोग इस पॉइंट ए पे लेके आए। इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को हम लोग इस पॉइंट ए पे लेके आए तो हमें वर्क डन करना पड़ा, और ये वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। अब जब ये Q चार्ज हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है पहले से, तो जब हम इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लेके आएंगे तो इस Q चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा, Q1 चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं W1 इज इक्वल जीरो। अब हम बात करते हैं इस Q2 की। अब इस Q2 चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पे लेके आएंगे। तो ये एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को हम लोगों ने पॉइंट B पे लेके आए। इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पे लेके आए। तो अब हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है ये पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पॉइंट B पे इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अगर हम इस Q1 चार्ज की वजह से इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लें और इसको इस Q2 चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वर्क डन निकल जाएगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पर Q2 को लाने में। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एक रिलेशन W इज इक्वल Q इंटू V, ये हमने पढ़ा था कि वर्क डन होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। इसको हमने अभी पढ़ा था, स्टडी किया था। तो अगर इस Q1 चार्ज की वजह से B पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर लें, मीन्स कि V फाइंड कर लें और इस Q2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क निकल जाएगा Q2 का। इस Q2 को इस B पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो फाइंड हो जाएगा। तो इस Q1 चार्ज की वजह से भी इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको लिख देते हैं V1, क्या आप लिखते हैं V1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q 1/R12। ये हम लोग का फाइंड हो गया इस Q1 चार्ज की वजह से इस B पॉइंट पे पोटेंशियल। अब हमें वर्क डन निकालना है, इस Q2 का वर्क डन निकालना है, इस इन्फिनिटी से इस B पॉइंट पे लाने में वर्क डन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे W2, इसको हम लोग वर्क डन W2 मान लेते हैं। अब क्या है Q इंटू B, मीन्स की ये जो पोटेंशियल है इसको हम लोग Q2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क डन निकल जाएगा इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पे लाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन V कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12 और Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा Q1 Q2/R12। तो ये तो हम लोग का निकल गया W2, मीन्स कि इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाने में वर्क डन हम लोग ने फाइंड कर लिया। फिर
इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक लाने में वर्क डन फाइंड कर लिया। अब दोनों वर्क डन को फाइंड कर लिया, अगर इस दोनों वर्क डन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन जो होता है इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हमने किया वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा U इज इक्वल W1 प्लस W2। तो W1 कितना है 0, यहाँ पे 0 लिखते हैं। फिर W2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R12। ये हम लोग ने फाइंड कर लिया। U इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R12। ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने फाइंड कर लिया। ये तो हो गया 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग फाइंड कर लिया और उसकी वैल्यू आई U इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान में R12। अब हम किसी 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हमारा अगला डेरिवेशन जो है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। किसी 3 पॉइंट चार्ज के लिए सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। किसी 3 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये एक चार्ज है Q1, ये इसको हम लोग इस साइड बनाते हैं। ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2 और ये एक चार्ज है Q3। ये Q1 है, Q2 है और ये Q3 है। ये 3 चार्ज है। अब अगर इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो जो Q1 से Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है R12 और जो Q2 से Q3 के बीच का डिस्टेंस है वो है R23 और Q1 से Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R13। ये हम लोग ने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा और फिर इस Q2 चार्ज को यहाँ पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, फिर इस Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी और हमें इस 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी। तो हम लोग इसका पॉइंट दे देते हैं, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज मीन्स कि ये 3 पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम है इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमें इस Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A पे लाने में जो वर्क डन किया और इस Q2 को इन्फिनिटी से इस B पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया और इस Q3 को इन्फिनिटी से इस C पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया, ये इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और हमारे पास इस 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस Q1 की। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं। हम इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A पे लेके आए, तो हमें पता है कि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ Q1 चार्ज प्रेजेंट है, ये कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे पहले से, ये Q1 चार्ज सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होंगे और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें इस पॉइंट चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A पे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मीन्स कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा और जब फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस पॉइंट चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A तक लाने में। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा 0, मीन्स कि W1 हमारे पास क्या निकला 0।
W1 कितना निकला 0। अब ये Q2 चार्ज है, अब इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस B पॉइंट लेके आएंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पे लेके आए, इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B पे लेके आए, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे पहले से Q1 चार्ज आ चुका है और ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इस Q1 चार्ज की वजह से ये जो पॉइंट है B, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा? P1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12। ये पोटेंशियल किसके होगा? इक्वल होगा V1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12। और अगर हमें इस पॉइंट पे इस Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड हो गया, और हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस पॉइंट चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको वर्क डन निकल जाएगा इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B तक लाने के लिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं W2। इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट B तक लाने में जो वर्क डन हमने किया उसको मान लेते हैं W2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? V1 इंटू Q2। और यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12। अब इसको हम लोग ये जो V1 का वैल्यू हमने लिखा है इसको Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? Q2/R12। तो ये हम लोग का निकल गया W2। अब बात करते हैं इस थर्ड चार्ज की, जो पॉइंट चार्ज Q3 है। इसको हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? तो सपोज कीजिए कि हम लोग इन्फिनिटी से इस Q3 चार्ज को इस पॉइंट C पे लेके आ रहा है, इस Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट C पे लेके आ रहा है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है और ये जो Q2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये अपने अराउंड दोनों चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो पॉइंट C है ये इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो इस Q2 चार्ज की वजह से और इस Q1 चार्ज की वजह से, दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से इस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और अगर हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिए और इस Q3 से मल्टीप्लाई कर दें Q3 से, तो हमें वर्क डन निकल जाएगा इस Q3 पॉइंट चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस C पॉइंट तक लाने में। तो W3 इज इक्वल, अगर हमें इसको W3 से रिप्रेजेंट करें इस Q3 पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट C तक लाने में, कितना हो जाएगा? V1 मीन्स की पोटेंशियल ड्यू टू V1 मीन्स पॉइंट चार्ज Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा V1 हो गया, प्लस इस Q2 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा C पॉइंट पे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V2, प्लस इंटू Q3 मीन्स कि इस दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उसके बाद इस Q3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क डन निकल जाएगा इस Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट C तक लाने में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं V1 हम लोग ने कितना फाइंड किया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12। अब V2 कितना हम लोग फाइंड किए थे, अभी हम लोग फाइंड नहीं करते, तो V2 को फाइंड करते हैं। तो V2 इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R23, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R23, तो ये R23 निकल गया। अब यहाँ पे V1 जो होगा, हम लोग इस Q1 चार्ज से इस C पॉइंट के बीच, इस Q1 चार्ज से इस C पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर, मीन्स कि C पॉइंट पे इस Q1 चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R13, तो ये हम लोग यहाँ पे R12 की जगह R13 रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया R13, और बचा हमारे पास क्या? V2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो आएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान में R23, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए Q3 से, इसको हम लोगों ने Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया W3 इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपान में R23। अब हम लोग यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लेंगे, मीन्स की बाहर इसको ले लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और हमारा ब्रैकेट में क्या बचा Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23, ये हम लोग का बाहर निकल गया। अब ये तो हम लोग फाइंड हो गया W1, ये फाइंड हो गया W2 और ये फाइंड हो गया W3। अब अगर हम इस तीनों वर्क डन को W1, W2 और W3 तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगा इस 3 पॉइंट चार्ज की सिस्टम की वजह से। तो चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। U इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3। तो वर्क डन फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 के लिए कितना है 0, इसकी W1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस कर देंगे। W2 की वैल्यू कितनी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R12, ये W2 की वैल्यू। W3 की वैल्यू कितनी है, तो ये वो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपान R13, Q1 Q3 अपान में R13 इंटू प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपान में R23, ये फाइंड हो गया। अब ये तो 0 हो गया W1, W2 और W3 बचा। W1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R12, और ये W3 की वैल्यू निकली 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान में R13, फिर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23। अब हम यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, मीन्स की बाहर ले लेंगे, तो वो निकलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हम लोग ने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा Q1 Q2 अपान में R12 प्लस Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23, ये हम लोग का फाइंड हो गया। किसी भी 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसको हम लोग ने फाइंड कर लिया। U इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R12 प्लस Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23, इसको हमने फाइंड किया। अगर हमें इसी तरह n पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, अगर जैसे हमने 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, उसी तरह अगर हमें n पॉइंट चार्ज दे दें और उसके लिए बोले कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे U इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, यहाँ पे लिख लेंगे आल पेयर, यहाँ पे हो जाएगा Q I Q J, QI अपान में QI इंटू QJ अपान में RIJ, ये किसी भी n पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड हो गया। किसी भी n पॉइंट चार्ज के लिए इसको हमने फाइंड कर लिया, n पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड कर लिया। अगर हम यहाँ पे QI जो है, अगर हम लोग I की वैल्यू 1 रखेंगे तो J की वैल्यू 2 रखेंगे। I की वैल्यू 1 रखा हमने और J की वैल्यू 2 रखा, तो यहाँ पे जो अपान में R है, यहाँ पे भी हम लोग I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग ने I की वैल्यू 1 रखा और J की वैल्यू n रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे R I की जगह 1 और J के जगह n, मीन्स क्या हो जाएगा
1/4 Q1 Qn अपान में R1n। ऐसे आप लोग n पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इस फार्मूले की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो ये तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अगर यही सिस्टम ऑफ चार्ज पहले से ही किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू या कोई भी पोलरिटी उसकी ले लो, कोई चार्ज है क्यू जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी Q2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिंगल चार्ज, इसको हम लोग लिख देते हैं सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक कोई सिंगल चार्ज प्लेस्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो सपोज कीजिए कि ये कोई एक एक्सटर्नल फील्ड है जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये कोई सिंगल चार्ज है जो कि पॉइंट P पे है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि पॉइंट P पे प्लेस्ड है। अब इसकी इस सिंगल चार्ज जो पॉइंट चार्ज Q हमने रखा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं V। उसको हम लोग कितना मान लेते हैं? V। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इस Q चार्ज मीन्स इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितनी होगी? मीन्स इन्फिनिटी से अगर इस Q चार्ज को, ये जो पॉइंट चार्ज हमने Q लिया है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। मीन्स इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड कर लें और उसको इस Q चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने वर्क डन का एक फार्मूला पढ़ा था, W = Q × D। ये कहाँ से आया था? V = W/Q। तो अगर हम लोग W निकालना चाहे तो Q × V निकल सकता है। तो ये हम लोग ने इस तरीके से फाइंड किया था, ये फार्मूला W = Q × V। तो अगर हमें वर्क डन निकालना है इस Q चार्ज का, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड कर लें और उस Q चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को वर्क डन निकल जाएगा इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू है V, तो हम लोग का वर्क डन जो हो जाएगा W वो हो जाएगा Q × V। ये हम लोग का वर्क डन निकल गया। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल होगा इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो हम लोगों ने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन कितना किया? Q × V। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? Q × V। ये हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया किसी सिंगल चार्ज का जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। अब हम बात करेंगे किसी दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम की, अगर वो पहले से ही किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। मीन्स हम लोगों ने इसके पहले जो बात किया था तो वो किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस्ड नहीं था। मीन्स कि दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम किया था वो पहले से किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस्ड नहीं था।
अगर वो दोनों पॉइंट चार्ज का सिस्टम पहले से ही किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो तो हम लोग उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। किसी दो पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2 और ये दोनों एक दूसरे से R12 डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2, ये दोनों एक दूसरे से R12 डिस्टेंस पे है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो पहले हमें फाइंड करना होगा कि इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मीन्स कि पॉइंट ए तक लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन किया और फिर इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। मीन्स कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज के टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो दो पॉइंट चार्ज की सिस्टम है वो पहले से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। ये दो पॉइंट चार्ज की जो सिस्टम है वो पहले से ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मीन्स ये दोनों पॉइंट चार्ज पहले से ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। अब इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं। ये कोई इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लेके आए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पॉइंट ए पे हम लोग को पोटेंशियल फाइंड हो जाए और उसको हम लोग इस Q1 चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वर्क डन फाइंड हो जाएगा, वर्क डन मालूम चल जाएगा इस Q1 चार्ज को इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में। तो सपोज कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है V1 और इस बी पॉइंट पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो है V2। अब इस Q1 चार्ज को अगर हमने इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लेके आए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, मीन्स की W1 इज इक्वल कितना हो जाएगा Q1 इंटू V1, ये हम लोग का W1 फाइंड हो गया। अब ये जो Q2 चार्ज है इसको अगर हम लोग इन्फिनिटी से और इस पॉइंट बी पे लेके आए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा V2 इंटू Q2। तो हम लोग लिख दे रहे हैं W2 इज इक्वल Q2 इंटू V2, चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन कितना होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ क्या लिखिए Q2 इंटू V2। तो हम लोग के पास यहाँ पे W2 फाइंड हो गया। अब एक बात और, ये चार्ज यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है और बाद में हम इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक ला रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा, साथ में इस Q1 चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। अरे ये Q1 चार्ज पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अपने अराउंड ये भी कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट आया तो इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो हमें इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट भी कोई वर्क डन करना पड़ेगा इस Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन किया उसको तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन किया उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं इस Q1 चार्ज की वजह से इस Q2 पॉइंट पे पोटेंशियल, तो वो कितनी हो जाएगी। हम लोग इसको अगर V1 से डिनोट करें, V1 से, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान में R12, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर इस Q1 चार्ज की वजह से इस Q2 चार्ज का हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया इतना, पोटेंशियल कितना फाइंड कर लिया इतना, V12 इसको नेम दे देते हैं, पोटेंशियल इतना फाइंड कर लिया। अब इस पोटेंशियल V12 को इस Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस बिग पॉइंट तक लाने में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं W2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और ये Q2 अपन में R12। अब W2 ये भी है, तो इन दोनों को ऐड कर दे रहा है। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग W3 से रिप्रेजेंट करेंगे, W3 से। तो ये हम लोगों ने वर्क डन निकाल लिया। अब इन तीनों को W1, W2 और W3 इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगा इस 2 चार्ज सिस्टम की वजह से। मीन्स कि ये 2 चार्ज का जो सिस्टम दिया है इस जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसकी वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो U इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 इसको लिख दें। जब W1 कितना निकाला हमने Q1B1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है Q2 इंटू dt B2 Q2 इंटू B2 प्लस W3 कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 ये वाला Q1 Q2 अपन में R12। ये हम लोग का फाइंड हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इस 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गया, जो कि ये दोनों पॉइंट चार्ज जो है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। अब हम जो लास्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी या फिर डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी या फिर उस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसको हम लोग डेरिवेशन के हेल्प से फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, किसी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, इसको हम लोग लिख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग किसी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे जो कि पोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। तो सपोज कीजिए कि ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोई डाइपोल है जो कि प्लेस्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल है जो कि प्लेस्ड है और वो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है कि वो जो डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक डाइपोल प्लेस कर दिया। डाइपोल क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है उसका पेयर होता है। 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर होता है जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एक डाइपोल। यह हम लोगों ने एक डाइपोल बना लिया। यहाँ पे है -q और यहाँ पे है +q। यहाँ पे है -q और यहाँ पे है +q। इसको हम लोग और बड़ा ड्रा कर लेते हैं, -q और यहाँ पे है +q। ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस है और ये स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट है जिसका मिड पॉइंट ये है O और ये है a डिस्टेंस और ये है a डिस्टेंस। ये पूरा जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2a।
ये पूरा डिस्टेंस 2a है, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के चार्ज का जो पूरा डिस्टेंस है वो है 2a, और ये है पॉइंट ओ, और इस पॉइंट ओ से इस माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो है a, और इस पॉइंट ओ से इस प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है वो है a। मीन्स की ये जो ओ पॉइंट है इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट है, मीन्स की इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट, जो कि हम लोग P से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल क्यू इंटू 2a। ये हो गई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। और ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। अब ये डाइपोल जो है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, और हम जानते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ तो उस पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अगर वो चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसको ऐसा प्लेस किया है कि ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है। अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगने वाला होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लिख दे रहा है F इज इक्वल क्यू ई, और ये किसके डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इस नेगेटिव चार्ज पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इसको बोल देते हैं F इज इक्वल माइनस क्यू ई। इसको हम लोग ने क्या बोल दिया? F इज इक्वल माइनस क्यू ई। ये तो हो गया F1 और ये हो गया F2। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल हो, मीन्स ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये दोनों चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और हम जानते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो हर जगह सेम लगता है। तो इस प्लस चार्ज पे और इस माइनस चार्ज पे सेम फोर्स लगेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा मीन्स F टोटल जो होगा वो होगा F1 प्लस F2, और यहाँ पे F1 कितना है? QE, ये हो गया QE, और F2 कितना है? माइनस Q। अब इन दोनों पे नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, मीन्स कि F टोटल कितना हुआ? जीरो। मीन्स कि यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा जीरो। इसकी वजह से ये डाइपोल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा, मीन्स कि ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा। बट ये जो दोनों फोर्स है F1 और F2 ये डिफरेंट पॉइंट पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, F1 फोर्स जो है इस पॉजिटिव चार्ज पे मीन्स कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, और जो ये जो F2 फोर्स है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। इसकी वजह से इस डाइपोल में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस डाइपोल में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये डाइपोल क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगी। ये डाइपोल जो है वो क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगी, ऐसे, ये ऐसे। ये जो हम लोगों ने डाइपोल लिया है, एक फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा और एक फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा। सपोज कीजिए कि ये मार्कर एक डाइपोल है, तो एक फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा और एक फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, मीन्स कि इस साइड में होगा, इस साइड में, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और एक जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड डायरेक्शन में है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इधर लगी और ये फोर्स इधर लगी, तो ये दोनों फोर्स मिलके
इन दोनों फोर्स का जो कपल होगा, जोड़ा, वो दोनों मिलके इस मार्कर को रोटेट कर देंगे। मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको रोटेट कर देंगे और इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क प्रोड्यूस होगा तो ये डाइपोल रोटेट करने लगेंगे। अब जो ये टार्क प्रोड्यूस होगा, इस टार्क की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो ये दोनों चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के मीन्स कि डाइपोल के दोनों चार्ज में से किसी एक पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका, और ये दो डाइपोल के दोनों चार्ज हैं, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मीन्स कि टार्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इस डाइपोल पे जो टार्क लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो इस डाइपोल के किसी एक सिंगल चार्ज पे लगने वाले फोर्स और इस डाइपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो होगा 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। इसको हम लोग ने एक डेरिवेशन में प्रूव किया है इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको प्रूव किया है, इसका टार्क का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया, टार्क की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गई? किसी भी डाइपोल के किसी भी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स, मीन्स की हम लोग मान लेते हैं F1 QE इनटू, और इन दोनों इस डाइपोल के जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आई है 2a sin थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2a sin थीटा। अब हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग टर्म रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है P = Q × 2a। अब यहाँ पे Q है, यहाँ पे ये Q है और यहाँ पे 2 है, तो Q और ये 2a मिलके कितना हो जाएंगे? T के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल P Q और 2a के इक्वल हम लोग P लिख दिया, यहाँ बचा E और sin थीटा, तो हो जाएगा PE sin थीटा। क्या हम लोगों ने टॉर्क की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया। अब अगर इस डाइपोल को हम लोग, ये जो डाइपोल है, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं। अब ये जो डाइपोल है इसके ऊपर टार्क लगा, और जब टार्क लगा तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। अगर हमने कोई ऊपर से फोर्स लगाया, इसके ऊपर से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, मीन्स कि ये जो डाइपोल है इसको हम लोगों ने स्मॉल एंगल डी थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, स्मॉल एंगल डी थीटा से। डी थीटा एंगल से हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया। ये हो गया -q और ये हो गया +q, ये हो गया +q। हम लोगों ने इस डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फोर्स से स्मॉल एंगल डी थीटा एंगल से इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर लिया, तो हम लोग को वर्क डन करना पड़ा। जब हम लोग स्मॉल एंगल डी थीटा से इसको रोटेट कर देंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना होगा? स्मॉल वर्क डन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं DW। उस स्मॉल वर्क डन को हम लोग DW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बात और, इसको हम लोग ने स्मॉल वर्क डन DW से रिप्रेजेंट कर लिया क्योंकि हम लोग ने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अब हमें जानते हैं कि किसी भी रोटेशनल मोशन के अंदर जो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे DW को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क मीन्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था? डी थीटा। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टॉर्क इनटू डी थीटा। अब ये जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? टॉर्क यहाँ पे क्या है? फोर्स के कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे टॉर्क को लिखा है, फोर्स के रिलेशन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है?
टॉर्क को लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह क्या लिख दिया है, टॉर्क, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन का फार्मूला है। किसी भी रोटेशनल मोशन के अंदर जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो होगा W इज इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मींस की वर्क डन इज इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टॉर्क मींस कि यहाँ पे जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम लोग टॉर्क बोल रहे हैं, टॉर्क एक्सटर्नल। इसका नेम देते हैं हम लोग टॉर्क एक्सटर्नल। अब ये जो हम लोग टॉर्क एक्सटर्नल लगाएंगे, अगर हम इस डाइपोल को बिना किसी एक्सेलरेशन के मींस की विदाउट एक्सेलरेशन इनफाइनाइट स्टेट में इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्मॉल एंगल डी थीटा से मूव कराएंगे, तो इस पे जो लगाने वाला हम लोग फोर्स होगा, जो हम लोग फोर्स लगाएंगे मीन्स की जो फोर्स लगाएंगे वो टॉर्क के इक्वल होगा। मीन्स कि ये जो टॉर्क इस डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसको रोटेट कर रहा है, तो उसका जितना फोर्स होगा सेम मीन्स कि ऑलमोस्ट उसके इक्वली हम लोग फोर्स लगाएंगे इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने के, ताकि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टॉर्क एक्सटर्नल, मीन्स कि जो टॉर्क इस डाइपोल पे लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो, और हम लोग जो टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उस वो जो टॉर्क एक्सटर्नल लगा रहा है वो उसके इक्वल है, मीन्स कि ऑलमोस्ट इक्वल है, ताकि ये जो डाइपोल है वो विदाउट एनी एक्सेलरेशन स्मॉल एंगल डी थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए। अब टॉर्क की जगह टॉर्क एक्सटर्नल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल की जगह इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को पी साइन थीटा। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया डी डब्ल्यू इज इक्वल पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये तो हम लोग का निकल गया डी डब्ल्यू। अगर हमें ये हम लोग ने स्मॉल वर्क का निकाला, अगर हम इसको थीटा वन से और थीटा टू तक पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, अगर हम किसी डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट कर दें, तो हमें अगर उस थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट विथ थीटा वन टू थीटा टू, क्योंकि हम लोग यहाँ इसको थीटा वन से थीटा टू तक मूव करा रहे हैं। तो इनिशियल कितना हो गया थीटा वन और फाइनल कितना हो गया थीटा टू। इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, और यहाँ पे लिख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये जो डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे डी डब्ल्यू, इसका डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर जगह इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पे आया डब्ल्यू, और ये जो पी कांस्टेंट है ई कांस्टेंट है। ई क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कांस्टेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मीन्स क्यू इंटू टू ए होता है। तो इन दोनों को हम लोग बाहर निकालेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल पी ई। अब बचा यहाँ पे थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पी ई माइनस कॉस थीटा विथ लिमिट थीटा वन टू थीटा टू। अब W इज इक्वल, अब एक बार कॉस थीटा की जगह हम लोग थीटा वन रखेंगे और एक बार कॉस थीटा की जगह थीटा टू रखेंगे, तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हम लोग का निकल के आ गया रिलेशन, W इज इक्वल पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हम लोग का रिलेशन निकल के आ गया। अब यही वर्क डन जो है इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करने में जो हम लोग ने वर्क डन किया, यह इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग ने क्या लिखा, W इज इक्वल पी
ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हम लोग लिखा। अगर हम लोग cos थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता है, मीन्स की थीटा 1 कितना ले लेता है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल पी ई, यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं W इज इक्वल माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो हम लोग ने फाइंड कर लिया पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी U को फाइंड कर लिया, क्योंकि ये जो वर्क डन है माइनस पी कॉस थीटा, यही वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। इस डाइपोल को इस Q1 से इस Q2 तक मूव कराने में जो हम लोग ने वर्क डन किया, टोटल वर्क डन किया, वही इस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो हम लोग ने वर्क डन कितना कैलकुलेट किया W इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा, और उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। तो U इज इक्वल माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, अगर हम लोग ने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो कितना हो गया U इज इक्वल माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो हम लोग ने फाइंड कर लिया किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम लोग ने फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू आई U इज इक्वल माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, U इज इक्वल माइनस पी कॉस थीटा। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।